दोस्तों, जो एक न्यूज़ पोर्टल है न्यूज़ क्लिक, उसके जो अलग-अलग एम्प्लॉइज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके घरों के ऊपर, उनके ऑफ़िसेज़ के ऊपर दिल्ली पुलिस सर्च कर रही है। बहुत सारे उनके लैपटॉप्स, उनके फ़ोन्स को सीज़ किया जा रहा है। यहाँ दिल्ली पुलिस का मानना है कि जो दिल्ली के अंदर रॉयट्स देखने को मिले थे 2020 के अंदर, साथ ही साथ जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसके रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ इनके रिगार्डिंग देखे गए हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं रिलीजियस एनमिटी को स्प्रेड करने के लिए या फिर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग ये कुछ मुद्दे यहाँ पे करे गए हैं और इसी वजह से इनके ऊपर एंटी टेरर जो है ना लॉ, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वो यहाँ पर उसके अंतर्गत कार्रवाई करी जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा ये जो पोर्टल है, वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है, शायद इस वजह से है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा मुद्दा उसके रिगार्डिंग था, यहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देख पाओगे, उसके साथ आपका लिंकेज है यहाँ पे, मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए मीडिया को या फिर मीडिया के पास क्या राइट्स हैं, क्या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली उठते हैं और एक्चुअल में एक जो बैलेंस होता है ना कि बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट ना पहुंचे, वो एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे हमें मेंटेन करना चाहिए, तभी हम हमारी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको बेहतर कर पाएंगे एंड एट द सेम टाइम हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे फिजिक्स के अंदर भी नोबेल प्राइज हमारे सामने है। थोड़ा इसके बारे में ना डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले दिनों के ऊपर, क्योंकि थोड़ा रिसर्च इसके रिगार्डिंग और अभी हमें चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों डेट है आज की 4 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है। देखो, थोड़े दिन पहले आप सभी जानते हो कि मेंस कंडक्ट हुआ। अब हमारी टीम की तरफ से ना इस मेंस का कंप्लीट एनालिसिस किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 5 अक्टूबर शाम को 3 बजे, मतलब दोपहर 3 बजे आप हमारे जो पटेल नगर सेंटर है ना दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आ सकते हो। वहाँ पर हमारे फैकल्टीज इसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी आपको यहाँ पे लर्निंग्स मिलेंगी कि कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता था, क्या चीज़ें बेहतर थी, कैसे जो यूपीएससी की डिमांड्स हैं वो चेंज हो रही हैं या वैसी ही हैं, हमारी अपनी प्रेपरेशन कैसे इसका अलाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जुड़िएगा एंड इसका एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे कमेंट्स में है, तो वहां से आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हो। चलते हैं आगे। एक न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्लिप्स टू 5 मंथ लो। समझते हैं इसका मुद्दा क्या है। देखो, मान लो ना आप एक मैनेजर हो, मैंने आपसे सवाल पूछा कि भैया क्या लग रहा है आने वाले महीनों के अंदर किस तरह का आपको लगता है ग्रोथ वगैरह होने वाली है। आपको मैं पूछता हूँ कि कितने नए ऑर्डर आपके कितने आ रहे हैं, उससे पता लगता रहेगा ना कि आने वाले महीने में आपकी कितनी सेल होने वाली है, इन्वेंट्री लेवल कैसा है, प्रोडक्शन कैसी है, सप्लाई डिलीवरीज कैसी है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर मैं आपसे ये सारे सवाल पूछता हूँ तो आप बताओगे हाँ यार पिछले महीने से बढ़िया चल रहा है काम, या बताओगे पिछले महीने से खराब काम चल रहा है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं उसके आसपास ही चल रहा है, ना बहुत बढ़िया है ना बहुत खराब है। तो यहाँ पर ना हम आगे फ्यूचर का एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी जो ठीक है ना, ये जो सेक्टर्स है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया, ये कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अब हो क्या सकता है, आप बोलोगे या तो कि पहली बात हो सकता है कि ना पिछले महीने से हमारा काम बढ़िया रहने वाला है, या आप बोलोगे कि पिछले महीने से खराब काम रहने वाला है, या फिर आप बोलोगे कि पिछले महीने जैसे सेम ही रहने वाला है। तो उस हिसाब से ना यहाँ पे नंबरिंग है। अगर आपको लगता है बढ़िया होगा तो उसको हम 1 दे देते हैं। अगर आपको लगता है पिछले महीने जैसा ही होगा तो उसको आधा, 0.5 रेटिंग हो जाएगी उसकी। और अगर आपको लगता है खराब तो नंबर आपको मिलेगा क्या, 0। गेटिंग इट। तो इस हिसाब से ना जब आप इन सभी को सम करोगे तो आपका नंबर जो आएगा ना वो या तो 50 से कम आएगा, या फिर आएगा 50 के इक्वलेंट, या 50 से ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ऐसा आता है कि 50 से नंबर कम आता है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ना हमारी हालत थोड़ी खराब होने वाली है। समझ पाए इस बात को। यहाँ पे पता लगता रहता है कि हाँ यार आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो एक्टिविटी है ना वो स्लो डाउन करने वाली है, नेगेटिव में जाने वाली है। मतलब इस महीने का कंपैरिजन में हम खराब परफॉर्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 0 के अंदर क्या बताया था, यही तो बताया था। 50 के अंदर होगा कि जैसा लास्ट मंथ परफॉर्म किया वैसा ही आप परफॉर्म करोगे। मोर देन 50 का मतलब है कि आप आगे एक्सपैंड कर रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो पिछले महीने के कंपैरिजन में। तो ये चीजें हमें यहाँ पे पता लगती हैं पीएमआई के अंदर। तो होता क्या है, पीएमआई है क्या, बेसिकली एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मंथली सर्विस करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। यहाँ पर हमें पता लगता है एक्टिविटी को इनपुट स्टेज के ऊपर। देखो बात कहाँ हो रही है, मैनेजर्स लेवल के ऊपर हो रही है। हमने ना थोड़े दिन पहले आईआईपी पढ़ा था, आई थिंक कल या परसों ही पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमने जाना। उसके अंदर हम देख रहे थे कि यहाँ पर ना आउटपुट कितना आ रहा है वो देख रहे थे। पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, मैनेजर्स का इनपुट लेवल के ऊपर क्या चीज है उसको यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पर दो तरह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग से पीएमआई निकलता है, सर्विसेज का अलग से पीएमआई निकलता है, फिर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं।
ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि पीएमआई के अंदर ना इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी को हम कैप्चर नहीं करते। रिलीज कौन करता है? S&P ग्लोबल आपको यहाँ पे रिलीज करता है इंडिया के लिए। और अगर ये नंबर 50 से ज्यादा आए तो इसका मतलब एक्सपेंशन है, अगर 50 से कम आए तो कंट्रैक्शन है, 50 के इक्वलेंट आए मतलब सेम ही है जैसा कि पिछले टाइम्स के अंदर हमें देखने को मिला है। तो अभी क्या हुआ है, अभी देखो जो नंबर आया है वो आया है 57.5, हमारे सामने नंबर आया है सितंबर मंथ का। तो ये तो सर बढ़िया है कि 50 से ऊपर चल रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर आप पिछले महीनों को कंपैरिजन करोगे ना तो उससे पहले वो 58.6 था, इस तरह से था। तो उस हिसाब से 5 महीने में सबसे कम नंबर आया है, पर अदरवाइज इट इज ग्रेटर देन 50, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़े इसके मतलब वो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर पाओगे कि नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। उसी तरह से लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो उससे थोड़े से इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। नए बिजनेस हमने देखने को मिले हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका वगैरह के अंदर, फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ा है। तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया का पता होना चाहिए। बाकी मेजरली जो क्वेश्चन बनेगा वो यही पीएमआई से ही बनेगा, वो मैंने आपको समझा दिया, साथ साथ इसका फॉर्मूला भी कैसे आ रहा है, ठीक है ना। ये बेसिकली कितने क्वेश्चन है उस हिसाब से मतलब हो रहा है। तो 50 से ऊपर आता है तो एक्सपेंशन को यहाँ पे ये हाईलाइट करता है। आगे चलें, डिस्कस कर लेते हैं GRAP के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। देखो 1 अक्टूबर अभी रिसेंटली गई, तो 1 अक्टूबर से ना जो दिल्ली के अंदर अब पोल्यूशन वाला मुद्दा था, अब वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। हर साल हम देखते हैं दिवाली 1 डेढ़ महीने में आने वाली है, तो उस टाइम पे फिर से वही सारी बातें होंगी, ठीक है ना। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया, तो उस वजह से निपटने के लिए ना 2016 के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था। किसको अप्रूव किया था? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का आखिर मतलब क्या है? एक्शन प्लान का मतलब तो आप जानते हो, कोई चीज के ऊपर आप जब आप स्टेप्स लेते हो दैट इज एक्शन प्लान। अब होता क्या है ना, हमने यहाँ पर ना इसके अलग अलग स्टेप्स बना दिए हैं। वो कैसे? देखो अगर आपका एयर क्वालिटी होती है थोड़ी सी खराब, जैसे फॉर एग्जांपल 201 से 300 के बीच में आपकी एयर क्वालिटी है, तो इसको बोलते हैं हम पुअर पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहां पर क्या होगा, आपके कुछ स्टेप्स कुछ अलग लिए जाएंगे। अगर उससे भी खराब होगी फिर स्टेप्स थोड़े और एक्सट्रीम लेने पड़ेंगे, स्टेज 3 में और एक्सट्रीम लेने पड़ेंगे, स्टेज 4 के ऊपर थोड़े और एक्सट्रीम हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। तो एक ग्रेड है ना कि ऊपर 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 उस हिसाब से हम एक्टिविटीज ले रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। कैसा बना था? सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था 2016 के अंदर, फिर ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया था 2017 के अंदर। ये दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है, यहाँ देश भर की बात नहीं होती, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम एयर क्वालिटी को यहाँ पे ठीक कर पाए। और ये इस तरह से गाइडलाइंस है कि अगर मान लो एयर क्वालिटी पुअर है तो क्या होगा, जो भी एनजीटी की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर वेरी पुअर हो गया, वेरी पुअर का मतलब क्या था, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 301 से 400 के बीच में है तो क्या होगा, तब और चीजें करी जाएंगी। स्वेयर एयर क्वालिटी के अंदर आप जो देखोगे कि जो भारत स्टेज नॉर्म के 3rd and 4th वाले व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दी जाएंगी, ठीक है ना। उसी तरह से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। स्वेयर प्लस का मतलब तो बिल्कुल टॉप पे चला गया, जब मतलब 450 से भी ऊपर का एयर क्वालिटी हो गया, तब तो देखो बच्चों की क्लासेस भी यहाँ पे हमें ना डिसकंटिन्यू करनी पड़ेंगी और ऑनलाइन मोड के अंदर उनको क्लासेस देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पा रहे हो कि हम स्टेप्स उस हिसाब से ले रहे हैं जिस हिसाब से एयर क्वालिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे सर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये AQI क्या है? देखो WHO के द्वारा ना एयर क्वालिटी गाइडलाइंस बताई गई हैं कि किस हिसाब से एयर क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए ना, मतलब मेजर करने के लिए ये 6 पैरामीटर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, जिसके अंदर आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 10 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं आता, इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, वो एक वो नेचुरली एयर में अकर करता है और वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे 6 एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अपने आप में पॉइंट है। इवन देखो इससे पहले ना जब हमने 1 सितंबर को, ठीक है ना, हमने डिस्कशन किया था एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में, तब भी मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया था। तो अगर आपने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को मिस किया हुआ है तो वो जाके आप 1 सितंबर का वीडियो देख सकते हो, सिंपली सर्च के करना है 1 सितंबर प्रीलिम बूस्टर ओनली SXNet, इतना सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये था क्या वैसे, जस्ट एक ब्रीफ बता देता हूँ। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अंदर हम देखते थे कि जो आपका पर्टिकुलेट पोल्यूशन है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। याद है मैंने आपको बोला था कि यार हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमारी जो उम्र है ना वो पता नहीं 11 साल शायद कम हो जाएगी, ये बताया था इन्होंने, क्योंकि इतना हम पोल्यूशन के बीच में रह रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होनी होनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसने बताया था। कौन इसको रिलीज करता था? ईपिक, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इसके द्वारा रिलीज किया गया था। डिटेल समझनी है यहाँ चले जाना, बट एक बेसिक आइडिया आई होप आपने रिवाइज यहाँ पे कर ही लिया होगा।
अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक कीप्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.3% ऑन वेनिंग डिमांड। देखो यहाँ पर ना ये सिंपली न्यूज इसलिए है ताकि आपको जान पाओ कि यहाँ पर हमें कुछ खास नहीं पढ़ना। एक्चुअल में है क्या, एक रिपोर्ट है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ये वर्ल्ड बैंक लेके आया है। इसके अंदर इन्होंने बस ये बात करी है कि इंडिया की ग्रोथ क्या रहेगी, और आपको ये नंबर्स भी ध्यान रखने, क्योंकि समय समय के ऊपर ना यूपीएससी नहीं, वर्ल्ड बैंक इन नंबर्स को अपडेट करता रहता है। तो अभी का नंबर उसने क्या बताया कि हम आने वाले टाइम के अंदर 6.3% से ग्रो करेंगे। एक चीज मुझे यहाँ पे आपको समझानी थी, दैट इज पेंट अप डिमांड। सर ये पेंट अप डिमांड क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, बाकी सारे टर्म्स आप समझ जाओगे। यहाँ पे पेंट अप डिमांड का देखो मीनिंग समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यार अगर आप लोगों को ना कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम याद है, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया ना तब हम काफी महीनों के लिए घर के अंदर बंद थे, है कि नहीं? तो कहीं घूमने नहीं जा पाए, कहीं खाने पीने बाहर रेस्टोरेंट नहीं जा पाए, बात सही है। और जैसे ही लॉकडाउन खुला ना, सबसे पहले हमारा मन का क्या कि चलो भैया दिल्ली मतलब दिल्ली नहीं, मनाली घूमने चलते हैं, ठीक है ना, ऋषिकेश घूमने चलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी बहुत सारे लोग ऋषिकेश मनाली घूमने गए थे। तो होता क्या है, उसी तरह से जब मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर घर के अंदर बैठे हुए थे, फिर लगा नहीं यार बाहर रेस्टोरेंट में कुछ बढ़िया खाना खा के आते हैं, है कि नहीं? तो एक ना डिमांड रुकी हुई थी, अचानक से जैसे ही हुआ ना डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इस चीज़ को बोलते हैं पेंट अप डिमांड, जब डिमांड ना एक प्रोडक्ट की ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे अभी अभी ये गया ना वीकेंड गया, ये लॉन्ग वीकेंड था थोड़ा-सा, तब ऋषिकेश के ऊपर या फिर मनाली इस तरह जो अलग-अलग हिल स्टेशंस हैं, यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो कई बार क्या होता है ना, पेंट अप डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब पेंट अप डिमांड होती है इस तरह से कि आपकी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तब क्या होगा, लोग उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे, है ना? टूरिज़्म के ऊपर या जिस भी चीज़ के ऊपर, लोग उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे। पर इंडिया के अंदर ना जो पिछले कुछ टाइम के अंदर जो ग्रोथ तेज़ी से हुई थी, उसके पीछे कारण एक पेंट अप डिमांड भी था। अब ये कह रहे हैं कि पेंट अप डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। इस वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट उतनी तेज़ी से बढ़ने नहीं वाली, मतलब 6.3% से बढ़ेगी, बट इट वोंट बी दैट स्ट्रॉन्ग। आई होप आपको ये पेंट अप डिमांड का मतलब यहाँ पे पता लग गया होगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी देखो बहुत बार हमने चर्चा करी हुई है। ये आप जानते हो अजय बांगा जी के बारे में, ये प्रेज़िडेंट हैं वहाँ के वर्ल्ड बैंक के, राइट? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1944 के अंदर, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पर आपको ना टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाएँगे। एक हो गया आपका आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। होता क्या है ना, आपको थोड़ा-थोड़ा फंक्शन इनका बता देता हूँ। आईबीआरडी ये मेजर बैंक है, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये लोन्स, क्रेडिट, ग्रांट्स वगैरह देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या करता है, ये लो इनकम कंट्रीज को या तो फ्री में, मतलब फ्री में मतलब बिना इंटरेस्ट रेट के, या फिर लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देता है। आईएफसी क्या करता है, ये प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पे डील करता है, ठीक है ना, कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को उनको यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, एडवाइस चाहिए, उसके साथ रिगार्डिंग है। मीगा जो है वो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट गारंटी देता है। इसका मतलब क्या है, एक तरह की इंश्योरेंस देता है। कल को मान लो यार किसी जगह के ऊपर, मान लो किसी जगह पे आज किसी कंट्री में आज डेमोक्रेसी थी, कल को वहां पर मिलिट्री का रूल आ गया, तो मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट उस कंट्री के अंदर कर रखी है मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पे गारंटीज वगैरह यहाँ पे मीगा के द्वारा दी जाती है। और आईसीएसआईडी क्या है, ये सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। कभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आ जाए इन्वेस्टर्स और कंट्री के बीच में, तो इनको सेटल किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया ना, ये जो टॉप के 4 हैं इनका मेंबर है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं 2 चीजें, आपका आईबीआरडी और आईडीए। अगर आपको बोले वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप के अंदर ये पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशंस, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, ये पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाते हैं। बाकी देखो 2030 तक हमारा टारगेट है नो पॉवर्टी, ठीक है ना, एसडीजी 1 है, तो उसको अचीव करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल इसका बन जाता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज मानसून सीजन एंड्स इन डेफिसिट। पहली बात तो समझो कि मानसून तो जानते हो कि मानसून सीजन अब खत्म हो चुका है, कि नॉर्मल डेफिनेशन क्या है। देखो होता क्या है ना, एक होता है हम लॉन्ग पीरियड एवरेज, एलपीए का मतलब क्या है यहाँ पे, लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो लंबे समय के ऊपर ना हम देखते हैं कि मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, हम देखते हैं कि यार एक बहुत लंबे टाइम के ऊपर इंडिया में बारिश कितनी हो रही है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो वो हो रही है 100 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो मान लिया चलो ठीक है 100 सेंटीमीटर हो रही है। अब अगर इस साल ये बारिश 4% कम होती है इससे, या 4% ज़्यादा होती है, मतलब बेसिकली अगर 100 है ना, तो यानी कि 96 से लेकर अगर 104 के बीच में होती है, तो हम बोलेंगे यार ये नॉर्मल बारिश है। मतलब 100 के आसपास होना है ना, 96 से 104, 100 के आसपास ही है, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे नॉर्मल। पर अगर इससे कम हो जाती है, 96 से नीचे चली जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बिलो नॉर्मल। और 104 से ऊपर जाती है तो हम बोलेंगे अबव नॉर्मल। तो यहाँ पर इस साल पता क्या हुआ है, इस साल हमारा जो बारिश हुई है ना, वो लगभग 94.4% हुई है, जो कि 96 से कम है। इस वजह से हम इसको नियर नॉर्मल कह सकते हैं, पर एक तरह से हम इसको डेफिसिट रेनफॉल ही बोलेंगे, क्योंकि 96 से कम है।
ये आप जानते हो इस साल में ना एल नीनो ईयर था, ठीक है, एल नीनो के रिगार्डिंग चीज़ें थी, तो डेफिनेटली डेफिसिट होना ही था। पर कहीं न कहीं साथ में जो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल हो गया या एमजीओ हो गया, मॉडर्न जुलियन एसोसिएशन हो गया, उस वजह से थोड़ी चीज़ें बेहतर हो पाई हैं। ये दोनों चीज़ें देखो बहुत डिटेल में अगर मैं पढ़ाने गया तो अपने आप में शायद आधा घंटा ले जाएँगी। आप डेफिनेटली इसको ना ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा, बाकी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, आप उनको भी सर्च कर सकते हो। दे विल हेल्प यू टू नो दिस, ठीक है ना? तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ने हमें हेल्प किया, अदरवाइज़ एल निनो की वजह से काफ़ी सिचुएशन खराब थी। यहाँ पर इन्होंने आईएमडी ने, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने एस्टिमेट्स भी बताए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे जो सदर्न पेनिनसुला है, वहाँ पर 8% का डेफिसिट आया। कुछ जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल भी हुई है, बट ओवरऑल देखोगे साउदर्न पेनिनसुला हो गया और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर 18% का डेफिसिट यहाँ पर भी देखने को मिला। तो इस तरह से आप देख पाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जून में देखोगे ना, जून में जो रेनफॉल हुई वो कम हुई थी नॉर्मल से, पर जुलाई में ज़्यादा हुई। याद है ना उस टाइम जुलाई में कितनी बारिश हुई थी हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर भी फ्लड्स वगैरह आ गए थे। अगस्त के अंदर बहुत कम हुई है, सितंबर के अंदर भी ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से बताई गई हैं। यहाँ पर इन्होंने जो हमारे आईएमडी ने ना अलग-अलग तरह से सब डिवीज़न बाँट रखी हैं। तो कंट्री के जो 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न है, उनमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये सारे एरियाज़ नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, बिहार, ईस्ट यूपी, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, यहाँ पर काफ़ी डेफिशिएंट हमें रेनफॉल देखने को मिली है। तो ये कुछ एक बेसिक आइडिया हमें पता होना चाहिए, कल को पूछ सकता है कि नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है एंड बाकी चीज़ें क्या हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अब देखो हो क्या रहा है ना, दरअसल में तेलंगाना के ना चुनाव आने वाले हैं थोड़े टाइम के अंदर। अब ऐसे टाइम के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम सेटअप करेंगे क्या, नेशनल टर्मरिक बोर्ड को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। टर्मरिक आप जानते होंगे ना, हल्दी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप नोटिस करना कि हल्दी एक अपने आप में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ना जितनी भी हल्दी यहाँ पे बनती है, ठीक है ना, उसमें से मतलब 78 टू लेके 80%, मतलब लगभग 4/5 ऑफ द टर्मरिक प्रोडक्शन वो इंडिया ही करता है। मतलब 80% दुनिया की जो टर्मरिक प्रोड्यूस होती है वो इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। और आप जानते भी होंगे, ठीक है, इसके कारण भी है, हम लोगों को हल्दी पसंद ही बहुत है, ठीक है ना, कोई लोग दूध में पीते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से यूज करते हैं खाने के अंदर। तो ये चीजें, अब थोड़ा हल्दी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप नोटिस करना, इसको ग्रो करने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए ना वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो होनी चाहिए वो 1500 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आसपास होनी चाहिए। ये बेस्ट कौन सी सॉइल के अंदर होता है, या तो वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल हो गया, आपका क्ले लोमी सॉइल हो गया, और पीएच रेंज होनी चाहिए 4.5 टू 7.5 गुड ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ, तब यहाँ पे हल्दी अच्छे से ग्रो कर जाती है। ये जो टर्मरिक है ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये नेटिव है किसका, ट्रॉपिकल साउथ एशिया का ही नेटिव है। यहाँ पर ये बिलोंग करता है, मतलब प्रोडक्ट है कुरकुमा लौंगा, जो कि एक तरह का, ठीक है ना, प्लांट है जो बिलोंग करता है इस जिंजर फैमिली को। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि दरअसल में ना कि कौन यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट है जो प्रोड्यूस करती है। देखो यहाँ पर ना मैं पढ़ रहा था, अलग अलग मैंने न्यूज़पेपर्स को गो थ्रू किया, तो वहाँ पर किसी जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि तेलंगाना हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, किसी जगह पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है। पर मैंने जो ज़्यादा रिसर्च करी ना, तो उसमें पता लगा कि स्टेटिस्टिका के हिसाब से महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। पिछले कई सालों में तेलंगाना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, पर 2023 के डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र अब आज के टाइम के ऊपर हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो कोई आपसे पूछे 2023 में कौन सा हाईएस्ट है, तो महाराष्ट्र ही लिखना। न्यूज़पेपर के अंदर ना अभी भी कुछ जगह पे पुराना डेटा चल रहा है कि 2022-21 वगैरह का, वहां तेलंगाना हुआ करता था, पर अभी कौन सा है, अभी है महाराष्ट्र, यहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर हमें देखने को मिल जाता है। अब आते हैं थोड़ा कि टर्मरिक बोर्ड का आखिर क्या मुद्दा क्या है। देखो दरअसल में ना होता क्या है ना कि टर्मरिक जो हल्दी जो किसान ग्रो करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनकी लागत काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उनकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट कहीं न कहीं ना उनको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब इसका जो रेट है ना कुछ 5,000 से लेकर 6,000 रुपया पर क्विंटल मिलता है, और उनकी जो कॉस्ट लगी है वो इससे ज़्यादा होती है। तो फार्मर्स को ऐसा लगता है कि अगर मान लो कल को टर्मरिक बोर्ड एक सेटअप होता है, तो कहीं न कहीं किसानों की आवाज़ का ध्यान रखा जाएगा, किसानों की बात सुनी जाएगी टर्मरिक बोर्ड के द्वारा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती, किसान फिर इस तरह से उनको सुसाइड वगैरह करना पड़ता है। तो टर्मरिक को ना आप ध्यान रखना, येलो गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी अभी क्या है ना, थोड़ा-सा ठीक है ना, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है, बस प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया है। तो ये एक तरह से न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। इसको ना सेटअप करना भी थोड़ा पता नहीं कैसे होगा, अभी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से अभी करंटली। पर एक्चुअली में हमारे पास ना ऑलरेडी नेशनल स्पाइसेस एक बोर्ड करके है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। अब एक्चुअल में इसको कैसे करेंगे, स्पाइसेस ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया को की जगह इसको कैसे बनाया जाएगा, वो एक क्वेश्चन है जो अभी सरकार हमें बताएगी आने वाले टाइम के अंदर। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, जब और डिटेल्स आएंगी सरकार की तरफ से तब इसको हल्का सा दोबारा और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इनमें हेल्प करेगी, ठीक है ना, तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लेकर आएगी। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी सरकार से कि बहुत सारे जो किसान हमें तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया, मैंने जैसा आपको बताया, लगभग दुनिया का 80% जो प्रोड्यूस है वो हम ही यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और अच्छा खासा हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हम यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है जो हमें यहाँ पे होना चाहिए। एक छोटी सी और न्यूज़ है, ठीक है, एक्चुअली ना ये केस स्टडी की तरह आप अपने आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ना एक जजमेंट आई है, वचाती जजमेंट, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना, तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक गांव है वचाती विलेज। यहाँ पर ना ट्राइबल विलेजेस के ऊपर जो वहाँ के लोग थे, ट्राइबल लोग, उनके ऊपर बहुत सारी ना जुल्म किए गए, अट्रॉसिटीज कमिट करी गई। वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो गया, पुलिस ऑफिशियल हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हो गया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ना इनकी कन्विक्शंस को अपहेल्ड किया है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास जो एक्ट था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको, उसका उसका जो जो पर्पस, जिस तरह से उसको बनाया गया था, उसको यहाँ पे अपहेल्ड करते हुए ये चीज़ करी गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, एक अच्छी अगर सिविल सोसाइटी हो, अच्छे लॉयर्स हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इन सभी ने मिलकर इन सभी लोगों को यहाँ पर जस्टिस दिलवाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो कल को आप अपने एग्जाम के अंदर जब भी आपको मेंस वगैरह लिखना होगा ना, वहां पर आप डेफिनेटली इस जजमेंट को कोट कर सकते हो। सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आया, वहां पर इस जजमेंट को कोट किया जा सकता है। एनवायरमेंट के ऊपर जजमेंट को कोट किया जा सकता है, ट्राइबल पीपल के ऊपर कोट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको अब जजमेंट को अपने आंसर में लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के ऊपर, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आज से मीटिंग स्टार्ट है, 4 से 6 तारीख तक इनकी मीटिंग चलेगी। तो इसको रिगार्डिंग जब जो भी इनका डिसीजन आएगा उसको भी हम डिस्कस कर ही लेंगे, बट एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। उसी तरह से जोनल काउंसिल के रिगार्डिंग भी आपका होमवर्क रहेगा। कल जो होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक आंसर बताता हूँ। करमान लाइन की अगर हम बात करें तो क्या 1000 किलोमीटर था? नहीं, ये अपने आप में गलत है। दिस वॉज 100 किलोमीटर के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अस्त्र मिसाइल क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है? बिल्कुल गलत है। देखो, दिस इज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। अगर नहीं याद होता ना, ये देखो ऐसे याद कर लिया करो, ASTRA। ये क्या है? ए एयर टू एयर मिसाइल, बस याद करने का तरीका है, ठीक है ना। तो एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये बात है यहाँ पे। बाकी ठीक है, बट ये सरफेस नहीं है, एयर टू एयर मिसाइल थी। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या पहली बार 1871 के अंदर कंडक्ट किया गया था? नहीं, दिस वाज 1931, सॉरी, इसलिए स्टेटमेंट ये तीसरी फॉल्स हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की, देखो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग ना एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट देखती हुई मिल जाएंगी। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर क्या हो रहा है कि एक तरह की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपको रॉकेट मोटर हो गया, उसके साथ यहाँ पे पावर किया जाता है, बहुत और नई नई यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो भी आप वॉर हेड है उसको आप कैरी कर सकते हो, 350 से लेकर 700 kg तक का आपका वॉर हेड यहाँ पे आप इसके थ्रू कैरी कर सकते हो। मोबाइल लॉन्चर से इसको आप लॉन्च कर सकते हो, 150 से 500 किलोमीटर वे तक जो भी टारगेट होगा उसको यहाँ पे ये हिट कर पाएगा। प्रलय आप ध्यान में रखना, दिस इज द लॉन्गेस्ट ऐसा बोला जाता है जो इंडियन आर्मी के पास है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सॉरी, सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, और मिड एयर के अंदर भी अपने पास चेंज कर सकती है। तो दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। पूछ रहा था नॉट करेक्ट कौन सा है, तो नॉट करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। कुछ स्टूडेंट ना इसका आंसर सी लिख देते हैं, देखो ध्यान से पढ़ा करो, करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो था M102.4, देखो ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। तो ये क्या था? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। जिसको ये नहीं पता, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले हमने पढ़ा था, मे बी फ्राइडे या सैटरडे को पढ़ा था, जिसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWOnlyS ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।